जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 2, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनते हैं, ठीक है। थ्योरी इसकी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट, वन शॉट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको भी बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर न आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दोस्तों, चुंबक से जुड़ी घटनाएं प्रकृति के अंदर आपको हर जगह देखने को मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं से लेकर बहुत छोटे परमाणु तक, इंसान और जानवर में भी आपको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाती है। अब आप बोलेंगे कि इंसानों और जानवरों में कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, जब हमारा हार्ट और ब्रेन काम करता है ना, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनते हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, जहाँ पर बिजली आपकी उत्पन्न होगी, वहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बनती हुई नजर आएगी। मैग्नेट वर्ड जो है आपका ग्रीस के एक आइलैंड मैग्नेशिया से लिया गया है, जहां पर 600 ईस्वी पूर्व मैग्नेटिक ओर पाए गए थे। अब यहां पर एक टर्म आई ओर क्या होते हैं? तो ओर एक ऐसा खनिज होता है जिसमें कोई मेटल या कोई वैल्यूबल एलिमेंट मिला होता है, जिसे निकाला जाता है। जैसे आयरन ओर को फैक्ट्री में ले जाकर क्या करते हैं, आयरन निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओर। मैग्नेटिक ओर क्या होते हैं? वो ओर जिसके अंदर नेचुरल मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, और ये क्या करते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मैग्नेटिक ओर का एग्जांपल देखें तो Fe3O4, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइट। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला बताइए, तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपका होता है। और ये बिहेव करता है बिल्कुल नेचुरल मैग्नेट की तरह। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि मैग्नेट टर्म कौन से शब्द से मिलकर बना है। तो एक ग्रीस का एक आइलैंड था जिसको मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता था, उसी से आपका वर्ड मैग्नेट बना है। हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नेशिया के नाम से व्युत्पन्न हुआ है, जहां बहुत पहले 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार देखने को मिले थे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आता है नेक्स्ट। अब कुछ आइडियाज देखते हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, चुंबकीय संबंधी कुछ आम विचार एक एक करके हम यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये है अर्थ, और अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट आपकी रखी गई है। ऊपर वाला पोल जो होता है ये आपका नॉर्थ पोल होता है, और ये होता है आपका साउथ पोल। अर्थ जो है खुद एक मैग्नेट है दोस्तों, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर आपको देखने को मिलती है। सारी चीज़ें एक एक करके जानेंगे हम। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ों पर फिलहाल आप ध्यान दीजिए। अर्थ एक खुद मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलती है। जब भी मैग्नेट को हवा में लटकाया जाता है, फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है। जब भी किसी मैग्नेट को लटकाया जाएगा एयर के अंदर, तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, पॉइंट करने का काम वो करती है।
जो नॉर्थ पोल होता है आपका, नॉर्थ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल होता है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल। ज्योग्राफिक साउथ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल क्यों बोला जाता है? जो पृथ्वी का ऊपर वाला सिरा होता है वो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है। ये क्या है? आपका ऊपर वाला सिरा, ठीक है। और जो नीचे वाला सिरा आपका होता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो सेम टाइप के पोल हमेशा आपस में करते हैं, रिपल्सन करने का काम करते हैं। और जो डिफरेंट टाइप के आपके पोल होते हैं वो आपके अट्रैक्शन करने का काम करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। साउथ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। नॉर्थ साउथ पोल आपस में क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल को मान लेते हैं हम कोई लड़का है, साउथ पोल को मान लेते हैं कोई लड़की है। तो लड़का और लड़के में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लड़के में आपको अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल या साउथ या नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं दोस्तों। जब चुंबक को तोड़ा जाता है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चुंबक टूटे आपकी लाख बार तोड़ो, कितनी बार भी उसको तोड़ो आप, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा चुंबक के अंदर रहेंगे। मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, इसको मैंने तोड़ दिया 3 हिस्सों में, तो तीनों हिस्सों में नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलेंगे। ये कभी भी आपके नहीं जाएंगे, हमेशा साथ रहते हैं। चुंबक टूटे कितने भी बार, नॉर्थ और साउथ पोल आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। ऐसा आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के केसेस में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बैटरी के केसेस में आपने देखा है, ठीक है। लेकिन चुंबक के क्षेत्र के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा आपको साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब ये चार्जेस अलग अलग होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल। मोनो मतलब एक, दोनों चार्जेस क्या हो सकते हैं? आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी आपके अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, आयरन और उसके एलॉय से क्या बनते हैं? आपके मैग्नेट बनते हैं। क्योंकि आयरन में छोटे छोटे क्या होते हैं? आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैग्नेट के जैसे आपका बिहेव करते हैं। अब एलॉय क्या होता है? दो या दो से अधिक मेटल से जो मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलॉय। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एल्निको, जो कि एक एलॉय है। मेटल्स कौन कौन सी इसके? एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगी, निकिल आपको देखने को मिलेगी, कोबाल्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। अर्थ जो होती है आपकी, पृथ्वी जो होती है, एक चुंबक की भांति व्यवहार आपका करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जब भी एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी में आप उसको तैराओगे तो यह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। द टिप विच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो आपका टिप होता है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है,
जो होता है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और दूसरे वाला जो पोल आपका बच गया उसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिक साउथ, जो होता है आपका उसको बोलते हैं हम साउथ पोल। जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करे, उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करे उसको चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जब भी हम मान लो दो सेम टाइप के पोल, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, नज़दीक लेकर आते हैं, ठीक है, तो उनमें हमेशा रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, जब डिफरेंट पोल्स को साथ में लेकर आते हैं तो उनमें हमेशा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। देयर इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हिंदी में देख लेते हैं, दो पृथक चुंबकों को दो उत्तरी ध्रुव या ले लो आप दक्षिणी ध्रुव जब पास लाए जाते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसके विपरीत चुंबक के उत्तर और दूसरे के दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। किसी भी चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को कभी भी आपका अलग नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट विद समव्हाट वीकर प्रॉपर्टीज। यदि किसी दो छड़ के दो भागों को विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे छोटे नए छड़ चुंबक मिल जाते हैं। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, isolated magnetic north and south pole are known as magnetic monopoles do not exist। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर जैसे हम चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग कर लेते हैं वैसे हम बार मैग्नेट के अंदर पोल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट आपका नहीं करता है। वैद्युत आवेशों की तरह विलंगित चुंबकीय उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, जिन्हें चुंबकीय एकाध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व यहाँ पर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। आयरन और उसके अलॉयज से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। तो 5 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 से शायद पूछा गया था। ठीक, चलिए अब आता है आपका बार मैग्नेट। बहुत ही आसान भाषा के अंदर हम बार मैग्नेट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोचो कि तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है और उसके ऊपर आपने एक बार मैग्नेट ली हमने, ठीक है, उसके ऊपर एक क्या कर दिया, ग्लास की प्लेट रख दी। अब अगर तुम इस ग्लास के ऊपर आयरन फिलिंग्स करते हो, यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर आप डालते हो, तो एक खास डिज़ाइन या पैटर्न आपको देखने को मिलता है। देखो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पैटर्न जो आपको देखने को मिल रहे हैं इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। आयरन फिलिंग्स जो होती हैं मैग्नेट्स के दोनों एंड्स के आसपास क्या हो जाती हैं, जमा आपकी हो जाती हैं। इन एंड्स को ही हम नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। आयरन फिलिंग्स एक कर्व लाइन में आपकी अरेंज हो जाती है। ये जैसे एक कर्व लाइन्स है ना आपकी, इसमें क्या हो जाती हैं, आयरन फिलिंग्स आपकी अरेंज हो जाती हैं, जैसे एक लूप बना रही हो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे मैग्नेट के अंदर भी आपको क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल देखने को मिलते हैं, जो मैग्नेट के तोड़ने पर भी आपके अलग नहीं होते हैं।
अगर करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होता है? एक वायर जो क्वाइल्ड बेस होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? करंट कैरिंग सोलेनोइड। यदि इसके आसपास भी हम ऐसे ही आयरन की फिलिंग्स कर दें तो इसी प्रकार से कुछ आपको कर्व सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपकी कर्व सर्कल्स, और इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलने का काम आपका किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग सजेस्ट दैट मैग्नेट हैज़ टू सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर पॉजिटिव और आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसी प्रकार से आपको मैग्नेट के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल देखने को मिलते हैं। एज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन, one pole is designated the north pole and other is designated as the south pole. When suspended freely, these pole approximately towards the geographic north pole। पहले हम आपको बता चुके हैं, जब भी हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये आपके हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ आपके पॉइंट होते हैं। ए सिमिलर पैटर्न ऑफ आयरन फीलिंग्स इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैंने आपको बताया है कि जब करंट कैरिंग सोलेनोइड के आसपास आप आयरन की फीलिंग्स करते हैं तो आपको इसी प्रकार के पैटर्न्स जैसे मैग्नेट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जिक्र होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहाँ पर जिक्र होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे जिक्र मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। डन, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जो आपकी कर्व्स बन रही हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जो बताती हैं कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक जो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में आपका लग रहा है। यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट ली, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, एक साउथ पोल देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप बनाती है, जैसे यहाँ पर बना रही है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था यहाँ पर भी क्या हो रहा है? क्लोज लूप बनाने का काम किया जा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आपकी शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर आपकी ख़त्म हो जाती हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ख़त्म कभी नहीं होती दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आपकी शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर आपकी क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं दोस्तों? ख़त्म बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक, कंटिन्यूसली आपकी चलती रहती हैं। ये हमेशा बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से आपकी निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर से घुसकर फिर से नॉर्थ पोल के अंदर से निकलती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल से घुसेंगी, फिर मैग्नेट के अंदर से नॉर्थ पोल से निकलेंगी। तो ये इस प्रकार से कंटिन्यूस पैटर्न आपका यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पर आकर आपकी क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। किसी भी जगह पर अगर आप टेंजेंट फील्ड लाइन के ऊपर बनाते हो तो टेंजेंट का जो आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है, उस पॉइंट पर बी का भी क्या होगा? वही डायरेक्शन होगा। यहाँ पर हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इसी तरफ आपको क्या दिखेगी? मैग्नेटिक फील्ड भी लगती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक आया? समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं एक करके। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल के अंदर से क्या करती हैं? एंट्री करती हैं। ऐसे ही ये क्या करती? नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंट्री करेंगी, घूमती रहती है ऐसे ही, ख़त्म कभी नहीं होती हैं। और ख़त्म नहीं होंगी तो क्या करेंगी? क्लोज्ड लूप बनाएंगी आपकी हमेशा।
फॉर्म करेंगी कंटिन्यूअस क्लोज लूप। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर द फील्ड लाइंस बिगन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इनफिनिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल केस के अंदर जो फील्ड लाइंस आपकी होती हैं, मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पर आकर आपकी खत्म हो जाती हैं। हिंदी में देख लेते हैं। किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संत बंद लूप आपकी बनाती हैं। वह वैद्युत द्विध्रुव के जैसी नहीं होती हैं। जहां ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर आपकी खत्म होती हैं और अनंत की ओर चली जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पर हमने क्या किया, टेंजेंट बनाया, ठीक है। तो टेंजेंट क्या आपको बताता है, इसकी जो आपकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको उसी डायरेक्शन में यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रोंगर इज द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन फिगर बी इज लार्जर अराउंड रीजन सेकेंड देन रीजन फर्स्ट। जब किसी एरिया के अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रोंग है, ठीक है। जब ये आपकी दूर दूर होंगी तो वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वीक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, आपको पास पास देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बी की जो वैल्यू है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको दूर दूर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर क्या होगा, बी जो है आपका कम देखने को मिलेगा। यही आपका बताया गया है पॉइंट के अंदर। सेकंड आप पढ़ देता हूँ हिंदी के अंदर। क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक रेखाएं गुजरेंगी उतना ही आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपका हो जाएगा, और नेचर केस में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। तो कुछ भी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपकी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। मान लीजिए चिंटू है, चिंटू की तो कोई गर्लफ्रेंड है, पिंकी, स्वीटी, ठीक है। ये पार्क में गया, ठीक है। एक तरफ पिंकी बोल रही है मेरे साथ चलो, एक तरफ स्वीटी बोल रही है मेरे साथ चलो, ठीक है। तो इसको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसके साथ जाऊं। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट आपकी कर जाएंगी तो डायरेक्शन के अंदर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यही पॉइंट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट दे डिड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं आपकी काटती हैं, ये आपको हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करना, ठीक है। बार मैग्नेट आपकी एक इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह ही आपकी व्यवहार करती है। बार मैग्नेट और सोलेनोइड दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो सकता है आपका, ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है। दोनों का जो बार मैग्नेट और सोलेनोइड होता है, दोनों का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका सेम हो सकता है अगर वो क्या करें, सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें। अब आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ये एक नया वर्ड आया यहाँ पर, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यह बताती है कि चुंबक कितना स्ट्रोंग है और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। यही इस पॉइंट के अंदर लिखा गया था। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज दस इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड दैट प्रोड्यूस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। एक छड़ चुंबक का एक चुंबकीय आघूर्ण
उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली समतुल्य धारावाही परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण के आपका बराबर है। नेक्स्ट यहां पर आता है द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है? जब किसी द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या क्या केसेस यहाँ पर होंगे, एक एक करके हम देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने यहाँ पर एक डाइपोल लिया जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। डाइपोल का मतलब क्या है? यहाँ पर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स आपके होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। बार मैग्नेट में आपको साउथ से नॉर्थ देखने को मिलेगी मैग्नेटिक मूवमेंट। इस मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बार मैग्नेट पर एक्सटर्नल फोर्स को यहां पर नहीं लगने वाला है। यहां पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी नॉर्थ और साउथ पोल पर होती है उसी के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है नॉर्थ पोल पर, किस डायरेक्शन के अंदर? इस साइड में आपका क्या है? नॉर्थ पोल। इस साइड में है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो फोर्स किस साइड में लगेगा? इस साइड के अंदर। मान लेते हैं ये क्या है आपका m इंटू बी। ये फोर्स आपका इस साइड में, और इस साइड में आपका लगेगा जो आपका फोर्स है वो भी क्या होगा? m इंटू बी। दोनों फोर्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रस्सी है, ठीक है। मैं इसको इधर से खींचूं, दूसरे वाला इसको इधर से खींचे, लेकिन फोर्स सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ताकतवर हो एक हल्का हो, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यूज आएंगी। जब एक समान फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होता है 0, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या होगा? यहाँ पर भी एक समान फोर्स लगेगा तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? एफ नेट जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका 0 आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट केस आपका क्या हो गया? यही हो गया कि एफ नेट यहाँ पर जो होने वाला है वो आपका 0 होने वाला है। अब मान लो ये चुंबक आपकी रखी है सीधी ऐसी, ठीक है। अब इसको जो ऊपर उठाने वाला जो आपका फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट को घुमाने वाला जो फोर्स होता है आपका वो होता है टॉर्क, जिसको इससे डिनोट करते हैं। टो इज इक्वल टू m इंटू बी आपका यहाँ पर होने वाला है। घुमाने वाला जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम? टॉर्क, ठीक है। और इस डायरेक्शन के अंदर मैंने ये बार मैग्नेट स्टेबल स्टेज के अंदर रख रखी है। मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो आपका टॉर्क लगेगा उससे, तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। वो एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर क्या होती है? 0 होती है। जैसे ही हम इस स्टेज में आएगी ये वापस से क्या हो जाएगी? फिर से नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो एनर्जी बिल्कुल ही यहाँ पर कम होती है। कितनी होती है? -m इंटू बी, ना के बराबर। तीनों केसेस मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। फर्स्ट दे रखा है द फोर्स ऑन इट्स क्या होगा? 0 होगा। टॉर्क क्या होगा? m इंटू बी होगा। पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी -m इंटू बी, वेयर वी चूज द जीरो एनर्जी द ओरिएंटेशन व्हेन m इज परपेंडिकुलर टू b। जब m और b दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी? एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी कि ना के बराबर हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आता है
द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, स्थिर वैद्युत अनुरूप। सारे टॉपिक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और इन टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके निकल कर आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। क्या बोल रखा है इसके अंदर, कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ साइज एल। मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली जिसका साइज क्या है यहाँ पर एल, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये आपका है साउथ पोल, ये है आपका नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आता है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से एक डिस्टेंस है क्या आपका आर, जो कि आपका बड़ा है किससे, एल से। यहाँ पर दिया हुआ है आर क्या है आपका बड़ा है एल से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के द्वारा यहाँ पर क्या लगेगी, एक्सिस पर, इक्वेटर पर। ओनली आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ऊपर पूरी स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सिस पर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एम 2 पाई आर क्यूब। एक्सिस यानी कि अक्ष के अनुदिश ऐसे, ठीक है। और अलोंग द इक्वेटर्स वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट एम 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। विषुवत वृत्त के अनुदिश आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रहने वाली है और ये क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोज लॉ क्या है। तो गोज लॉ क्या बोलता है यहाँ पर, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। यहाँ पर एक क्लोज सरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो किसी एरिया से जितनी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं उसी हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बी डॉट डेल्टा एस बराबर है 0, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व। आपको हमने पहले बताया था कि अर्थ भी एक चुंबक की तरह ही बिहेव करता है। इसके पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे एक बार मैग्नेट के पास होता है। और इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो 10⁻⁵ टेस्ला देखने को मिलेगी। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस AWTPO 2022 के अंदर पूछा गया था। अब सोचने लायक बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है। पहले लोग सोचते थे कि शायद पृथ्वी के अंदर एक बड़ा बार मैग्नेट रखा है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ अलाइन है, लेकिन ये गलत था। अब साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ का आउटर कोर जो है आपका वो मोल्टन आयरन और निकेल का बना है। जब ये मोल्टन आयरन और निकेल घूमते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आपकी आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होता है, जनरेट होता है। इसको हम बोलते हैं आपका डायनेमो इफेक्ट। अब ये हमने अर्थ ले रखी है, ठीक है। ऊपर क्या है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ और नीचे क्या है आपका ज्योग्राफिक साउथ। ये ट्रू नॉर्थ है आपका जो वास्तव में आपका होता है, और जो कंपास नीडल दिखाती है वो होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ।
और मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, भौगोलिक विषुवत वृत्त, इंग्लिश में बोले तो ज्योग्राफिक इक्वेटर। और जो आपको मैग्नेट दिखाएगी यहाँ पर उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। यह होता है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय विषुवत ध्रुव। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स कहाँ पर हैं। तो मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी का जो आपका मैग्नेटिक पोल्स होता है वो एक होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, या बोले तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। कहाँ पर है पूछा जाए तो ये है आपका लैटिट्यूड है इसका 79.74 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड है इसका आपका 71.8 डिग्री वेस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था आपसे कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर, कनाडा के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल पूछा गया था कहाँ पर है, तो यह आपका अंटार्कटिका के अंदर। लोकेशन क्या है, 79.74 डिग्री साउथ और 108.22 डिग्री ईस्ट आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका ट्रू नॉर्थ होता है, और इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से क्या करती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का केस अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से एंटर करेंगी, नॉर्थ से एंटर करेंगी और साउथ से बाहर आपकी निकलती हैं। लेकिन जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से आपकी निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर से जाकर फिर से निकलकर नॉर्थ पोल से फिर साउथ पोल में जाती हैं और एक क्लोज्ड लूप का यहाँ पर निर्माण करती हैं। तो बार मैग्नेट की बात आएगी तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में घुसेंगी। अर्थ की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के अंदर आपकी एंटर करेंगी और साउथ पोल से आपकी बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कौन सा है। मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर नॉर्थ पोल पर आपकी क्या होती हैं, अंदर जाती हैं। जो आपका बार मैग्नेट में साउथ पोल होता है और साउथ पोल से बाहर निकलती है, जो आपका बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल से होता है। इसका मतलब क्या है, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल असल में क्या होता है, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। क्या बोला मैंने, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल असल में एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। याद रह जाएगा। ठीक है, जो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स वेरीज एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो अर्थ के सरफेस पर वेरी करती है और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁵ टेस्ला। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ रिजेंबल दैट ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पर क्या है, एक रिजेंबल करता है, जैसे कोई बार मैग्नेट होती है कि इसके जो अर्थ है उसके अंदर एक कोई बार मैग्नेट आपकी रखी गई है। लोकेशन क्या रहेगी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की, वो रहेगी कहाँ पर, कनाडा के अंदर। क्या लोकेशन है, लैटिट्यूड 79.74 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 71.8 डिग्री वेस्ट। और मैग्नेटिक साउथ पोल क्या डायरेक्शन रहेगी, 79.74, जो कि आपका यहाँ पर है अंटार्कटिका। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका कनाडा। ठीक है, नॉर्थ ज्योग्राफी पोल से थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलता है। चलिए भाई, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोल नियर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। मैंने आपको बता दिया
ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के नज़दीक जो आपका यहाँ पर रहेगा वो रहेगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साउथ मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वन लुक्स एट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ वन सी दैट अनलाइक इन द केस ऑफ बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस गो इनटू अर्थ एट द मैग्नेटिक पोल्स। बार मैग्नेट में क्या था कि साउथ पोल से एंटर कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन अर्थ के केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से एंटर करती हैं और साउथ मैग्नेटिक पोल से आपकी बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स बिहेव्स लाइक साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है आपका साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट की तरह यहाँ पे क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने का काम करता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम साउथ मैग्नेटिक पोल टू नॉर्थ पोल। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ की बात कर रहा हूँ साउथ से नॉर्थ की तरफ आपकी फ्लो करती हैं। वास्तव में उत्तर चुंबकीय पृथ्वी के अंदर क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करती हैं एवं दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह आपका व्यवहार करता है। ठीक है, ये भी हिंदी में बता देता हूँ, फिर बोलेंगे कि हिंदी में नहीं बताते आप। यदि आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं को देखें तो क्षण चुंबक के विपरीत क्षेत्र रेखाएं उत्तर चुंबकीय ध्रुव से पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से बाहर आपकी आती हैं। ठीक है, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर ध्रुव के निकट है उसको उत्तर चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट जो आपका आता है वो आपका दक्षिण चुंबकीय ध्रुव आपका कहलाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डिप, हिंदी में बोले तो चुंबकीय विक्षेपण। इसे जानने से पहले कुछ और टर्म्स को हम जानेंगे, जैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। अर्थ का एक वर्टिकल प्लेन जो लॉन्गिट्यूड सर्कल और अर्थ के घूमने वाले एक्सिस से गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और सिंपल भाषा में समझें तो वो लाइन जो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये आपका क्या है, ट्रू नॉर्थ, और नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, साउथ। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो वो वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से होकर गुजरता है। ये जो आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए, ज्योग्राफिक मेरिडियन जो अर्थ के नॉर्थ से साउथ पोल से गुजरता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू नॉर्थ या ज्योग्राफिक नॉर्थ इसको बोल लो, और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मान लो दिल्ली में कंपास नीडल थोड़ा सा आपका राइट दिखा रही है, मान लीजिए यहाँ पर दिखाना था लेकिन दिखा रही है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो आपका एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे थीटा या डी बोल लीजिए, और यही होता है आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इंडिया में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, दिल्ली में देखने को मिलेगा। अप्रोक्स आपको
0°41 ईस्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, हल्का सा आपको राइट की तरफ देखने को मिलता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर आपको 0°58 वेस्ट देखने को मिलता है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा ही डिक्लाइनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग यहाँ पर आपको मैग्नेटिक नीडल ट्रू नॉर्थ की जो डायरेक्शन है लगभग ठीक बताती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। वो वर्टिकल प्लेन जिसमें आपको लॉन्गिट्यूड सर्कल और एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ का देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। देशांतरवर्त एवं पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर आपका कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से जो गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन ए सिमिलर वे one can define magnetic meridian of place as a vertical plane which passes through the imaginary line joining the magnetic north and south pole। ये जो आपकी imaginary line है, ठीक है, यही क्या होती है? आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से होकर आपकी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है द एंगल बिटवीन ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ जो मैंने आपको बताया, एंड द नॉर्थ शोन बाय द कंपास नीडल। कंपास नीडल हमेशा कौन सा नॉर्थ शो करती है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, इस कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और सिंपली इसको बोलते हैं डिक्लाइनेशन। ये जो आप यहाँ पर कोण देख रहे हैं ना, ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। वह कोण जो तथाकथित चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय सुई द्वारा इंगित उत्तर के बीच बनता है, इसी कोण को हम बोलते हैं चुंबकीय विक्षेपण अथवा केवल विक्षेपण इसे बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द डिक्लाइनेशन इज ग्रेटर एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। डिक्लाइनेशन जो है आपका ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? हायर लैटिट्यूड्स पर, और स्मॉल देखने को मिलता है नियर द इक्वेटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो हायर एल्टीट्यूड की तरफ जो हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिक्लाइनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इक्वेटर की जो यहाँ पर बात होगी तो वहाँ पर आपको कम यहाँ पर डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है। द डिक्लाइनेशन इन इंडिया इज स्मॉल, इट इज़ बीइंग 0°41 ईस्ट एट दिल्ली। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली में आपको डिक्लाइनेशन कितना देखने को मिलता है? तो 0°41 ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। मुंबई की बात करें तो 0°58 वेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दस एट बोथ दीज प्लेसेस ए मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली। लगभग यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल लगभग ठीक यहाँ पर नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, विक्षेपण उत्तर अक्षांशों पर अधिक होगा आपका, विषुवत रेखा के पास आपका कम होगा। भारत में विक्षेपण का मान क्या है? कम है, या दिल्ली में 0° ईस्ट और मुंबई में 0°58 वेस्ट आपका है। अतः दोनों ही स्थानों पर चुंबकीय सुई काफ़ी हद तक सही उत्तर आपकी दिशा दर्शाती है। तो आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए नीडल इज परफेक्टली बैलेंस्ड। हमने यहां पर अर्थ की सरफेस पर एक नीडल को क्या किया? बैलेंस किया। ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ किसकी डायरेक्शन देखने को मिलेगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की HE की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। लटकाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये इस साइड में होगी। तो इन दोनों के बीच में
जो आपका ये एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लाइनेशन आपका बोलते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? परफेक्टली बैलेंस्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पर हमने बैलेंस किया किसी भी मैग्नेटिक नीडल को, सो दैट इट कैन स्विंग इन ए प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। द नीडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर जो नीडल है एक एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यदि कोई चुंबकीय सुई एक क्षैतिज अक्ष पर इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक हो कि चुंबकीय याम्योत्तर के तल में घूम सके, तो यह सुई क्षैतिज से एक कोण बनाएगी, इसे हम बोलते हैं नमन कोण या आनति कोण। ठीक है। इक्वेटर पर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ डिप या इंक्लाइनेशन, तो ये क्या होता है? 0 होता है दोस्तों, 0 डिग्री। और मैग्नेटिक पोल पर आपसे पूछा जाए तो ये आपको 90 डिग्री देखने को मिलता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका डिक्लाइनेशन जो मैंने आपको बताया, सेकंड होता है आपका इंक्लाइनेशन या डिप, और थर्ड होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल पार्ट जो कंपास को चलाता है। तो तीनों एलिमेंट्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट ए पॉइंट ऑन इट्स सरफेस वी नीड टू स्पेसिफाई 3 क्वांटिटीज, द डिक्लाइनेशन डी या थीटा बोलते हैं इसको, एंड द एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन आई। ठीक है। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एच ई, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका एलिमेंट ऑफ द अर्थ यहाँ पर नहीं है। तो डिक्लाइनेशन होगा आपका, एंगल ऑफ डिप होगा आपका, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह निर्दिष्ट करने के लिए हमें 3 राशियों का विवरण देना होता है। ये हैं आपके दिक्पात कोण डी, आनति या नमन कोण आई, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव एच ई। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक आपके कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन्स टू माई कंपास नीडल एट द पोल्स। ये आपको एक कंपास नीडल दिख रही है। ध्रुवों पर हमारी चुंबकीय सुई को क्या हो जाता है, ये हम यहाँ पर बताएंगे आपको। कंपास जो होती है दोस्तों एक छोटी मैग्नेट होती है जो पाइवोटल पॉइंट पर रखी होती है। जब उसे लेवल में रखा जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करता है? पॉइंट करता है। इसीलिए कंपास जो है हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाता है। मैंने बताया था आपको पिछली बार पीछे जो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से होकर गुजरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? कंपास गलत दिखा सकता है। कुछ जगह पर अर्थ के अंदर मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं जो कंपास को कंफ्यूज कर देते हैं, तो ऐसी जगह में डिक्लाइनेशन जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए ये जो हमारा एंगल होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के बीच में क्या होता है? मैंने आपको बताया था एंगल डी या एंगल थीटा। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो डायरेक्शन को सही करने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डिक्लाइन करना पड़ेगा, तभी हम एक्यूरेट डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। कंपास को अगर मैग्नेटिक पोल पर ले जाएं तो क्या होगा? वहां पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सीधा नीचे की तरफ होती है आपकी, ऐसे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको यहां पर कितना देखने को मिलता है? 0 देखने को मिलता है।
इसीलिए कंपास क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, तो ये आपका यूजफुल बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिप नीडल का यूज करते हैं जो वर्टिकली घूमती है और फील्ड के एंगल को आपका दिखाती है। अब दूसरे ग्रहों की बात करें तो वीनस जो है ये काफ़ी धीरे घूमता है, स्लोली रोटेट करता है। तो वीनस के अंदर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो वीनस में मैग्नेटिक फील्ड आपकी कमज़ोर होती है, वीक होती है। जुपिटर की बात करें तो ये तेज़ी से घूमता है, फास्टली रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। चलिए, ए कंपास नीडल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच फ्लोट्स ऑन ए पाइवोटल पॉइंट। चुंबकीय दिशा सूचक में एक चुंबकीय सुई एक धुरी पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। When the compass is held level, it points along the direction of horizontal component of Earth magnetic field at the location. जब दिशा सूचक को समतल में रखा जाता है तो इसकी चुंबकीय सुई उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव की दिशा में ठहरती है। 10. Compass needle would stay along the magnetic meridian of the place. In some places on the earth, there are deposits of magnetic mineral which cause compass needle to deviate from the magnetic meridian. अर्थ के कुछ स्थानों पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है मैग्नेटिक मिनरल्स का, तो उसी कारण से कंपास यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन से आपकी डेविएट हो सकती है। Knowing the magnetic declination at a place allows us to crack the compass to determine the direction of north. किसी स्थान का विक्षेपण का ज्ञान हमें उस स्थान का दिशा सूचक सुई के मान में संशोधन कर यथार्थ उत्तर दिशा में जानने में सहायता करता है। ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन जानने के लिए हमें मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का यहाँ पर जानकारी होनी जरूरी है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीनस हैज स्लो रेट ऑफ रोटेशन एंड ए वीकर मैग्नेटिक फील्ड। वीनस में क्या होता है, रोटेशन की जो रेट होती है वो स्लो होती है, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वीक देखने को मिलती है। वाइल जुपिटर विच हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन रेट अमंग द प्लैनेट्स। जुपिटर के अंदर सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स में रोटेशन रेट फास्ट होती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोलर विंड क्या होती है। तो सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स का जो स्ट्रीम होता है, ये पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और अरोरा जैसे इफेक्ट बनाते हैं। अरोरा क्या होता है, रंगों की रोशनी आपको दिखाई देती है आसमान के अंदर। तो चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन फ्लो टुवर्ड्स द अर्थ एंड बियॉन्ड इन ए स्ट्रीम इज कॉल्ड एज सोलर विंड। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले अवशोषित कण एक प्रवाह के रूप में पृथ्वी की ओर आते हैं, जिन्हें कहा जाता है सौर पवन। सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इन ए स्पैन ऑफ 240 ईयर फ्रॉम 1580 टू 1820 AD, ओवर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट लंडन हैज़ बीन फाउंड टू बी चेंज बाई 3.5 डिग्री, सजेस्टिंग दैट द मैग्नेटिक पोल्स इनसाइड द अर्थ चेंज पोजिशन विद टाइम। लंदन में डिक्लाइनेशन कैसे बदला, तो 1580 से 1820 तक लगभग 240 साल में डिक्लाइनेशन में 3.5 डिग्री का यहाँ पर बदलाव आया। मतलब ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ आपका चेंज होता है। ज्ञात स्रोतों के अनुसार 1580 से 1820 ईस्वी के बीच 240 वर्षों के समय काल में लंदन में चुंबकीय दिक्पात के मान में 3.5 डिग्री का अंतर रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ आपका क्या होता है, परिवर्तित होता है।
अब आता है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है, और डब्बे के अंदर आयरन की, लोहे की छोटी छोटी मैग्नेट्स रखी गई है, ठीक है। डब्बा है तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये सारी मैग्नेट्स जो एक टोटल मैग्नेट बनाती हैं उसे हम बोलते हैं एमनेट। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आपका मैग्नेट बनेगा, यह होता है आपका एमनेट अपॉन वी। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ ए सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एम जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन होता है L माइनस वन ए, और इसकी जो यूनिट रहेगी AM माइनस वन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या होती है, यह ये बताती है कि एक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कितना प्रभावित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी की आपकी वैल्यू जो होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, 0 से कम होती है। पैरा डाया क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको मैं बता रहा हूँ। Magnetic susceptibility is a measure of how a magnetic material respond to an external magnetic field. It is small and positive for materials which are called पैरामैग्नेटिक। बताया मैंने आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल होती है, लेकिन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल ही होगी आपकी, और क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपकी क्या होती है। जैसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम करता है, वैसे ही यहां पर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपकी काम करती है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैसे काम करता है, यह ये बताता है कि एक पदार्थ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति कितना प्रभावित होता है, ठीक है। यहां पर आपकी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से की बात होगी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, म्यू बोलते हैं जिसको, इज द एनालॉग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता स्थिर वैद्युतिकी के पैरावैद्युतांक के समतुल्य आपकी राशि है। पूछ ले किसके एनालॉग है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एनालॉग आपको देखने को मिलती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हिंदी में भी देख लेते हैं हम। यह किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का माप आपका होता है। कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और धनात्मक होता है, जिन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ आप कहते हैं। कुछ पदार्थों के लिए इसका जो मान है वो छोटा व ऋणात्मक होता है, जिसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। विमेश उत्तर L-1 A होगा। मात्रक क्या होगा, AM-1। चलिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपकी दे रखी हैं जो आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, आपकी बिस्मथ की, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ठीक है, हमने देखा था
पहले मैंने आपको बताया था, अगर सबसे पहले तो मैंने बताया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी आपकी क्या होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, अब जितनी ही नेगेटिव होगी उतना ही वो सब्सटेंस क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसे तो आपको याद रखना ही रखना है, बिस्मिथ के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है आपकी, और सबसे कम यहाँ पर किसमें देखने को मिल रहा है, कॉपर के अंदर। इसमें से शायद क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर, तो ये होता है कॉपर के अंदर -9.8 10⁻⁻⁶। तो ये क्या होता है आपका, वीक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन दोनों को तो भाई याद करना ही करना पड़ेगा आपका। बाकी एग्जाम में डायमंड का पूछ सकता है सीधी वैल्यू देकर कि डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी बताओ, तो सभी को आपको यहाँ पर रट्टा मार के याद कर लेना है। ठीक है, इसका तो कोई मैं समझाने का तरीका बता नहीं सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका बिस्मिथ और कॉपर यहाँ पर रहेगा। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होती है आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू स्मॉल और पॉजिटिव होती है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है यहाँ पर, प्लैटिनम, जिसकी वैल्यू 2.9 × 10⁻⁻⁴। तो ये क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। सबसे कम किसकी है, मैग्नीशियम की, कितनी, 1.2 × 10⁻⁻⁵। तो ये आपका वीक पैरामैग्नेटिक होगा। मेरी तरफ से ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैग्नीशियम और प्लैटिनम। बाकी आपको याद दोस्तों सारे ही करने पड़ेंगे। TCS पेपर ले रहा है तो कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक एक करके इन तीनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले देखेंगे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ मूव करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग से वीक रीजन की तरफ आपके मूव करते हैं और हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये उस दोस्त की तरह है, जब आप कहीं पर भी घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, उससे पूछते हैं तो वो क्या करता है, हमेशा मना करता है, हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मूव करेंगे कहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ। इन अदर वर्ड्स, अनलाइक द वे मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल लाइक आयरन, इट वुड रिपेल ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मैग्नेट एक आयरन को क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है, वैसे वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगी, रिपेल करने का काम करेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिपेल क्यों होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, और जो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है लेंज लॉ के अनुसार। इंड्यूस्ड करंट फील्ड का क्या करता है, विरोध यहाँ पर करता है। इससे मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, डेवलप होती है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इसी कारण से ये मटेरियल क्या होते हैं आपके, रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट पॉइंट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द वंस इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम इज 0। पूछ ले एग्जामिनर कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है, तो रहेगी आपकी 0। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है आपका, 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
When magnetic field is applied to diamagnetic substance, those electrons have orbital magnetic movement in the same direction slow down, मैंने आपको बता दिया, एंड दोज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है. दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इन अकॉर्डेंस विद लेंस लॉ. ये किसके कारण होता है, इंड्यूस्ड करंट के कारण होता है, और ये किसके अंदर आता है आपका, लेंस लॉ के अंदर. Thus, the substance develop a net magnetic moment in direction opposite to that of the applied field. इसके कारण क्या होता है, सब्सटेंस जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करता है, और जिससे होता है आपका रिपल्सन. एग्जाम्पल देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से हैं, बिस्मथ, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट STP, वाटर और सोडियम क्लोराइड. तो ये सारे क्या होते हैं आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेंगे. एग्जाम्पल याद रखने हैं. हिंदी में बता देते हैं, जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जिन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होते हैं उनकी गति मंद हो जाती है, और जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र विपरीत दिशा में होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है. ऐसा लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा के कारण होता है. इस प्रकार पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है, और इस कारण क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं. कुछ चुंबकीय पदार्थ आपके मैंने आपको बता दिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर. सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके अति चालक. दीज आर मेटल्स कूल टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट मैग्नेटिज्म. ये ऐसी धातुएं हैं जिनको यदि बहुत निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाता है तो ये पूर्ण चालकता या पूर्ण प्रतिचुंबकता दोनों प्रदर्शित करती हैं. हियर द फील्ड लाइन्स आर एक्सपेल्ड. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनकी क्या रहती हैं, बाहर रहती है. ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, किसके लिए, सुपर कंडक्टर्स के लिए, तो -1 रहेगी. परमिएबिलिटी की वैल्यू की बात करें तो आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी. ए सुपर कंडक्टर रिपेल्स ए मैग्नेट एंड इज रिपेल्ड बाई मैग्नेट. सुपर कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेट को रिपेल भी करता है, और मैग्नेट के द्वारा भी क्या होता है, रिपेल होता है. इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीजनर इफेक्ट. द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड एज मीजनर्स इफेक्ट. अतिचालकों में प्रतिचुंबकत्व की यह परिघटना इसके आविष्कारक के नाम पर मेसनर प्रभाव कहलाती है. तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बाहर से दिए गए मैग्नेटिक फील्ड मिलने पर हल्का सा मैग्नेट आपका बनता है, यानी कि फीबली मैग्नेटाइज होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है. जब हम इन्हें मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं. ये वो देखो, हल्का सा यहाँ पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा. ये उस दोस्त की तरह है जिसको आप 100 बार पूछोगे कहीं जाने के लिए तो एक बार हाँ भरता है. ठीक है. अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो तो ये सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. हर एटम या मॉलिक्यूल के पास अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलता है, लेकिन थर्मल मोशन की वजह से नेट मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर 0 आपको देखने को मिलेगा. नेट मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं दिखती है.
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वीकली मैग्नेटाइज आपके होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन मूव होते हैं? वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्या होते हैं? मूव होते हैं और मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, हल्के से अट्रैक्ट आपके होते हैं। द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोसेस ए परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। इसके अंदर जो आप एटम्स होते हैं उनकी खुद की क्या होती है? परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। ऑन अकाउंट ऑफ द ceaseless random thermal motion of the atoms, no net magnetization in seen। यहाँ पर क्या होता है? एटम्स में रैंडम थर्मल मोशन देखने को मिलेगा तो मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नायोबियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। हिंदी में देख लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये मूव करते हैं, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परमाणु की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण कोई परिणामी चुंबकीयकरण दृष्टिगत यहाँ पर नहीं होता है। मैग्नेटाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नायोबियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट आते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, जिसमें आता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है और इनको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड आपके होते हैं। जैसे लोहे को चुंबक की तरफ जब हम लेकर जाते हैं तो क्या करता है? तुरंत उससे चिपक जाता है। इसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं कम होगी या कहीं ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर होगी उसकी तरफ ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और इनके पास भी खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। खास बात ये है कि इनमें एटम्स एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? अलाइन करते हैं। और जब ये एटम्स एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन होंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम? डोमेन। ठीक है, एटम्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, जब ये सारे एक ही डायरेक्शन में आपके अलाइन होते हैं तो डोमेन की फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। डोमेन का साइज क्या होता है? 1 मिलीमीटर के आसपास। और एक डोमेन में करीब यहाँ पर 10 की पावर 11 एटम्स देखने को आपको मिलते हैं। हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इनको प्लेस करते हैं तो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। लो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक आपके बन जाते हैं। दे हैव स्ट्रोंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की। कहने का मतलब ये क्या है कि मैग्नेट से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। इनमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग शक्तिशाली भाग की ओर चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल एटम्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोसेस ए डाइपोल मूवमेंट एज इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर भी जो एटम्स होते हैं उनकी खुद की क्या होती है? यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होती है। हाउएवर दे इंटरेक्ट विद
वन अनदर इन सच ए वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्फ इन ए कॉमन डायरेक्शन। यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डोमेन। और डोमेन का साइज यहाँ पर 1 mm होता है और एक डोमेन के अंदर कम से कम यहाँ पर लगभग 10 की पावर 11 एटम्स देखने को मिलते हैं। किसी लो चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं का अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि स्थूल आयतन में, जिसे हम कहते हैं डोमेन, प्रारूपी डोमेन का आकार कितना होता है 1 मिलीमीटर और एक डोमेन में लगभग 10 की पावर 11 परमाणु होते हैं। एक लो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक संकेंद्रित हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए कितना आपको कंसंट्रेटेड जो फील्ड लाइंस हैं वो देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट और पॉइंट आता है, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड इन फेरोमैग्नेटिक materials the magnetization persists. Such materials are called hard magnetic materials या hard ferro magnets. जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया जाता है तो मैग्नेटाइजेशन जो है आपकी बनी रहती है, और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स या हार्ड फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स। कौन कौन से यहाँ पर मटेरियल्स हैं, एलिको, ठीक है, जो कि एक एनोलॉय ऑफ आयरन हो गया आपका, कोई भी एल्यूमिनियम हो गया आपका, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। तो ये इस प्रकार के मटेरियल्स। सीधा पूछेगा आपसे हार्ड फेरोमैग्नेट्स के एग्जांपल बताइए, तो एलिको, आयरन के एलॉयज, ये भी क्या होते हैं आपके हार्ड फेरोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। कोबाल्ट हो गया आपका, कॉपर हो गया, तो सारे हार्ड फेरोमैग्नेट्स हैं। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ से बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है फिर भी यदि उसमें चुंबकन बनी रहती है तो ऐसे पदार्थों को कठोर चुंबकीय पदार्थ या कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। एल्निको, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और तांबा, ठीक है, ये ऐसे क्या हैं, कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं। On the other hand, there is a class of ferromagnetic materials in which magnetization disappears on removal of external field. ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाता है तो इनमें से क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन हट जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होता है आपका, सॉफ्ट आयरन। Appropriately enough, such materials are called as soft ferromagnetic materials. तो ऐसे materials को हम क्या बोलते हैं, soft ferromagnetic materials बोलते हैं। जब एक्सटर्नल फील्ड को हटाया जाता है तो मैग्नेटाइजेशन भी यहाँ पर हट जाती है। एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्ट आयरन। There are a number of elements which are ferromagnetic. तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल हो गया, गैंडोलिनियम हो गया। इनकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो 1000 से आपको कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। एट हाई एनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेट बिकम्स ए पैरामैग्नेट। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, एक हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, तो फेरोमैग्नेट जो है वो पैरामैग्नेट बन जाती है। लोह चुंबकीय गुण तापमान पर निर्भर करता है। यदि तापमान पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया जाए तो कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय आपका बन जाता है। दोस्तों कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल लेके चलने की, लेकिन 100% हिंदी में होना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है। समझा मैं आपको हिंदी में ही रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सभी पदार्थों में पाया जाता है, एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है लेकिन बहुत कमज़ोर होता है। इसलिए अगर कोई सब्सटेंस पैरा या फेरो हो, यानी कि पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, तो डायमैग्नेटिज्म को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डायमैग्नेटिज्म जो होता है आपका यूनिवर्सल होता है, सभी मटेरियल्स में पाया जाता है, चाहे वो पैरा हो, फेरो हो,
पैरा हो फेरो हो, ठीक है, लेकिन उनमें से अगर कोई सब्सटेंस पैरा या फेरो होगा तो उनमें से डायमैग्नेटिज्म को डिटेक्ट करना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल होता है। कुछ सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक फेरोमैग्नेटिक, उन्हें क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं। Diamagnetism is universal, it is present in all materials, but is weak and hard to detect if substance is para or ferro. डायमेग्नेटिक आपका यूनिवर्सल होता है, सभी सब मटेरियल्स के अंदर होता है। अगर सब्सटेंस पैरा या फेरो होगा तो इनको बहुत ही दिक्कत होती है डिटेक्ट करने में। सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। वो सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर एक लंबे समय तक फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया, ये करेंगे अब। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, याद रखना है भाई, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, स्मॉल होती है। परमानेंट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव रहेगी, स्मॉल रहेगी। पहले बताया था हमने। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लार्ज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनमें से अगर करंट पास किया जाए तो वो मैग्नेट बन जाते हैं, अगर करंट पास ना करें तो मैग्नेट नहीं बनते हो। और इनमें आपको हाई परमेबिलिटी और लो रिटेक्टिविटी देखने को मिलती है। हाई परमेबिलिटी का मतलब है कि जल्दी से वो मैग्नेट बन जाते हैं। लो रिटेक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं, चुंबकत्व खो देते हैं। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बना होता है और इनकी क्या होती है, हाई परमेबिलिटी और लो रिटेक्टिविटी होती है। सॉफ्ट आयरन सुटेबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद पिछली बार AWTPO के अंदर ये पूछा आपका गया था। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लोह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान ऋणात्मक और प्राय बहुत कम होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ससेप्टिबिलिटी धनात्मक और बहुत कम है। लोह चुंबक के लिए क्या होगी, धनात्मक और बहुत अधिक मान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या रहेगी, लार्ज रहेगी, और क्या रहेगी, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव रहती है। ये देख लेना भाई, ठीक है। विद्युत चुंबकों का कोर लोह चुंबकीय पदार्थों से बना होता है जिनकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक और अवशिष्ट चुंबकीयता कम होती है। सॉफ्ट आयरन एक उपयुक्त पदार्थ है जो विद्युत चुंबकों के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको एक बार देख लेना है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका सिंबल क्या होता है, म्यू नॉट। स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन क्या होता है, MLT-2A-2। यूनिट्स क्या है, TMA-1। वैल्यू अगर पूछे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ आपको देखने को मिलेगी, याद करनी पड़ेगी वही चीज़ें। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो सिंबल यहाँ पर B रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने को मिलता है। डायमेंशन क्या है, MT-2A-1। यूनिट क्या है पूछी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, इंडक्शन की टेस्ला, फ्लक्स डेंसिटी की भी टेस्ला। वैल्यू पूछी जाए तो 10⁴ गोल्स, जो कि होती है आपकी 1 टेस्ला। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो स्मॉल m होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन क्या होता है, L-2A, और यूनिट्स होती है इसकी AM²। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो 5B इसका आपको सिंबल देखने को मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ML2T-2A-1 यहाँ पर आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर, ठीक है, याद रखना है। इसे याद रखें या ना रखें कोई भी दिक्कत नहीं। W होता है आपका TM²। मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m होता है। ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी L-1A, AM-1 इसकी यूनिट होती है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो सिंबल क्या रहेगा, H का सिंबल रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी है L-1A, इसका डायमेंशन होता है। यूनिट क्या रहती है, AM-1।
इनकी यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट एच प्लस एम। एच क्या होता है आपका, जो हो गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, और एम क्या हो गया आपका यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बात करें तो इसका सिंबल ये होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और एम इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। सीधे फॉर्मूले से आपसे पूछे जा सकते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर होता है, स्केलर क्वांटिटी है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच यहाँ पर देखने को मिलता है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू होता है, ठीक है। परमिएबिलिटी फ्री स्पेस म्यू नॉट होता है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ओनली म्यू होता है, स्केलर क्वांटिटी है। एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और यहाँ पर आपको ये यूनिट देखने को मिलती है टी एम ए माइनस वन एन ए माइनस टू। वैल्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, बी इज इक्वल टू म्यू एच। इनको आपके एक बार याद कर लेना, थोड़ा सा आपको याद करके लिख के देखना, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 1 शॉर्ट के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, मेरी जो क्लासेस हैं वो 2-2 दिन के गैप में आएंगी, ठीक है। डेली मेरी क्लासेस नहीं है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो टाइम मेरे को रहता नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट है सितंबर तक आपको कोर्स पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।